नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे संविधान के भाग 2 नागरिकता का। इस कक्षा के अंदर हम नागरिकता को समझेंगे और संविधान में किन अनुच्छेदों के द्वारा नागरिकता पर बात की गई है इसको समझेंगे। और इसी के साथ संवैधानिक अनुच्छेदों के द्वारा जो संसद को शक्तियां दी गई हैं नागरिकता के ऊपर कानून बनाने की, उसके द्वारा जो भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है उसके क्या प्रावधान है, और साथ ही जो भी समसामयिकी है इस विषय से संबंधित, जैसे कि वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो या फिर जो नागरिकता अधिनियम है उसमें 2019 का संशोधन, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी के अलावा जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक या फिर जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनके संबंध में इस विषय से हमारे अध्ययन के लायक क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो संपूर्ण रूपेण आज इस सब्जेक्ट को, इस नागरिकता के विषय को हम आज की कक्षा में कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भाग 2 नागरिकता से। अब वैसे तो दुनिया के बहुत सारे संविधान नागरिकता विषय के ऊपर बात नहीं करते हैं, परंतु जो हमारा संविधान था ये एक ऐसे वक्त में बनाया जा रहा था जब भारत और पाकिस्तान में विभाजन भी कर दिया गया। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि नागरिकता के प्रावधान भी संविधान में लिखे जाएं। कौन भारत के नागरिक होंगे, भारत में पाकिस्तान से आने वालों के नागरिक अधिकार किस तरह से दिए जाएंगे, और यही नहीं, दुनिया भर में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं क्या उनको स्वतंत्र भारत की नागरिकता दी जा सकती है, नहीं, इस तरह के प्रावधानों के लिए भाग 2 में नागरिकता को समाया गया है। इससे पहले कि हम संवैधानिक अनुच्छेदों का सफर करें, हमें ये याद रखना होगा कि एक लंबा सफर तय किया है मानव सभ्यता ने लोगों के प्रजा से नागरिक बनने तक का। जब दुनिया के देशों में लोकतंत्र की अवधारणा नहीं थी और राजशाही चल रही थी, दुनिया भर में, वो चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, वहां पर कहीं ना कहीं राजशाही राज कर रही थी, राजा राज करते थे। बट उस समय क्या अवधारणा थी राज्य और लोगों के बीच में? तो अवधारणा यह थी कि राजा स्वामिन है और साथ ही जनता प्रजा है, और जो प्रजा होती है वो आश्रित होती है अपने स्वामिन के रहमो करम पर। परंतु लोकतंत्र की अवधारणा ने ये जो राजशाही की सारी अवधारणा थी इसको बदल कर रख दिया। पहले तो लोकतंत्र की अवधारणा ने लोगों को मताधिकार देकर प्रजा से नागरिक का दर्जा दिया, और जब नागरिकों को मताधिकार हो गया तो फिर ये जो स्वामिन और दास का पारस्परिक संबंध था राज्य और लोगों के बीच में, इसको पूर्णतया उलट दिया गया। जब कोई प्रजा नागरिक बन जाती है तो अब वो स्वामी हो जाती है और राज्य अपने जो नागरिक हैं स्वामी, उनकी सेवक। जैसे हम बात करें तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये नारा दिया था कि मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, मतलब एक सेवक के तौर पर वो अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। यही नहीं, क्या ये सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है? तो अगर हम नजर डालें भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के वक्तव्य पर, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रथम सेवक के तौर पर सेवा करना चाहता हूं। तो लोकतंत्र की अवधारणा और इसका सौंदर्य देखें, जहां पर राज्य अब सेवक की भूमिका में है और जनता जो अब प्रजा से नागरिक बन चुकी है ये स्वामी के रोल के अंदर आ चुका है, स्वामी के चरित्र के अंदर है। अब नागरिकता से जुड़ी कुछ और अवधारणाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक अहम चीज है नागरिकता और राष्ट्रीयता का पारस्परिक संबंध। क्या ये दोनों पर्यायवाची हैं या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? हालांकि हम इन दोनों को पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। जब सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म भरा जाता है तो उस वक्त राष्ट्रीयता पूछी जाती है और हम बड़े गर्व से भारतीय राष्ट्रीयता लिखते हैं। तो क्या नागरिकता और राष्ट्रीयता में भी कोई फर्क हो सकता है? हालांकि वहां पर यह पर्यायवाची के तौर पर हम इस्तेमाल कर जरूर रहे हैं, लेकिन दोनों का एक बड़ा फर्क होता है। जैसे जब हम नागरिकता की बात करते हैं, और बिल्कुल सिंपल समझें कि नागरिकता आखिर होती क्या है, तो याद रखें नागरिकता किसी व्यक्ति की उस वक्त के राज्य से उसका एक विधिक रिश्ता है। सो ये जो रिश्ता है ये वहां की भूमि से ना होकर जो असल में जुड़ा हुआ है, ये मातृभूमि से जुड़ा हुआ
अवधारणा नहीं है, वरन यह है किसी व्यक्ति की उस वक्त की राज्य या फिर उस वक्त के सरकार से एक पारंपरिक कानूनी रिश्ता है। और दूसरी तरफ अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें तो यह है आपका हृदयिक रिश्ता, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का अपनी मातृभूमि से कोई संबंध, आप कहां के रहने वाले हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी व्यक्ति या भारतीय नागरिक कहीं की भी नागरिकता ले सकता है, तो उसकी नागरिकता तो बदल सकती है। मान लीजिए आज कोई भारतीय नागरिक है, वो कल को जाके अमेरिका में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में वहां की नागरिकता ले ले, तो उसकी नागरिकता तो बदल जाती है, परंतु उसकी राष्ट्रीयता इतनी आसानी से नहीं बदलती है। तभी हम ऐसे शब्द सुनते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति ने किसी देश में ये अहम पद हासिल किया, या भारतीय मूल के व्यक्तियों पर कहीं पर हमला किया गया। सो राष्ट्रीयता याद रखें, राष्ट्रीयता यह आपका एक हृदय का संबंध है अपनी मातृभूमि से। मातृभूमि से जुड़ाव आपकी राष्ट्रीयता साबित करती है। जैसे कि जापानी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, नागरिक हो कहीं का भी हो, पर उसको एक बार कहीं ना कहीं जापानी तो कहा ही जाएगा। ऐसे ही भारतीय मूल की अवधारणा है, भारतीय मूल के व्यक्तियों की अवधारणा है। तो दोनों का फर्क हम समझ चुके हैं। अब आते हैं नागरिकता कानूनों को लेकर दुनिया भर में किस आधार पर कानून बनाए जाते हैं। तो दुनिया भर में जो कानून नागरिकता को लेकर बनाए जाते हैं उनके दो आधार होते हैं, या तो जन्म स्थान के आधार पर या फिर रक्त संबंध के आधार पर। जैसे कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है जस सॉली कॉन्सेप्ट, मतलब जन्म स्थान के आधार पर, और जस सैंग्विन कॉन्सेप्ट, मतलब रक्त संबंधों के आधार पर। जैसे कि हमारी धरती पर यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, उदाहरण के तौर पर। यह आपका जन्म स्थान से संबंध पर नागरिकता मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं तो सिर्फ रक्त संबंधों के आधार पर भी उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ये रक्त संबंध के आधार पर है। और अगर भारत की बात करें तो इन दोनों ही आधारों को मिला करके हमने नागरिकता के जो कानून हैं उनको प्रतिपादित किया है। अब चलते हैं आगे, और संविधान में क्या अनुच्छेद हैं जो नागरिकता को व्यक्त करते हैं। याद रखें, एक तो ये बहुत बड़ा कोई भाग नहीं है, 5 से 11 अनुच्छेदों में नागरिकता के बारे में बात की गई है। और ये भी देखें कि नागरिकता को लेकर कोई विस्तृत कानून संविधान की प्रावधानों में नहीं है, वरन जब भारत आजाद होता है, जब भारत का संविधान लागू होता है, उस वक्त कौन कौन भारतीय होंगे या भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे, ये उसके बारे में बात करता है। सो जैसे सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जो यहां पर रह रहा है, और उसके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कौन सी? जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। तो अगर यहीं पर खुद पैदा हुए हैं या माता पिता यहां पर पैदा हुए थे, उनको भारत की नागरिकता का हक होगा। और तीसरी तरफ तीसरा अहर्ता क्या है? तीसरी अहर्ता है कि जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। मतलब ना तो ये व्यक्ति भारत में जन्मा, ना ही इसके माता पिता भारत में जन्मे थे, वो भारतीय नहीं थे, परंतु जब भारत का संविधान लागू हो रहा था उससे पिछले 5 वर्षों से यह व्यक्ति भारत में रह रहा था और भारत का अधिवास इसके पास था। तो ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है? हो सकता है अंग्रेजी सरकार में काम करने के लिए कोई अंग्रेज आया हो, या कोई फ्रांस से व्यक्ति या फिर पुर्तगाल का व्यक्ति यहां रह रहा हो और पिछले 5 साल से रह रहा हो, लेकिन अब वो भारत छोड़कर नहीं जाना चाहता है, यहीं पर बसना चाहता है, तो उनको भी भारतीय नागरिकता का हक प्रदान किया गया। तो याद रखें, अनुच्छेद 5 में ऐसे व्यक्ति जो मूलतः भारत के नहीं थे या फिर कहें रक्त संबंध के आधार पर भारतीय नहीं थे, उनको भी भारतीय नागरिकता में जगह दी गई, बशर्ते वो संविधान के लागू होने से पिछले 5 वर्षों से यहां पर रह रहे हो और उनके पास भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास पत्र भी हो। अब चलते हैं आगे। तो भारतीय तो हमने निश्चित कर लिए कि भारत में रहने वाले कौन कौन भारतीय होंगे। अब इसके बाद बात हुई कि भाई जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, सिंपल कहें तो अनुच्छेद 6 बात करता है पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आएंगे, आजादी के वक्त जब भारत और पाकिस्तान को तकसीम कर दिया गया था, तो जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता के संबंध में क्या कानून है। तो अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको भारतीय नागरिकता का अधिकार होगा, परंतु एक तिथि तय कर दी गई और तिथि थी 19 जुलाई 1947।
1948। ये तिथि अगर आप याद रख सकें तो याद रख लें, बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। तो सीधा कानून यह बनाया गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए बसने के लिए, उनको आते ही भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। और जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, उनको पहले भारत में 6 महीने निवास करना पड़ेगा और उसके बाद उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो बस उस वक्त में जो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए, एक सामंजस्य बिठाने के लिए हमने इस तारीख को रखा है। फिर बात अनुच्छेद 7 में ये की गई कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएंगे और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ जाएंगे बसने के लिए, उनके विषय में क्या कानून है। तो 2 इसके अंदर उद्घोष हैं। पहला उद्घोष ये कि जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए तो अब उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब ये कि अनुच्छेद 5 में वो भारतीय नागरिकता के लिए हक नहीं जता सकते हैं। परंतु यही लोग जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन फिर बसने के लिए वापस भारत आ गए, तो फिर इनको भी इसी तरह से देखा जाएगा जैसे ये 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, और इनको भी यहां 6 महीने रहना होगा और उसके बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो हम डिसाइड कर चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं, भारत में रहने वालों के नागरिकता हक क्या होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से भारत आने वालों के और भारत से पाकिस्तान जाकर फिर वापस आ जाने वालों की नागरिकता अधिकारों के बारे में ये 3 अनुच्छेद बात करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त 1947, 48, 50 में भारतीय सिर्फ इस भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में रह रहे थे। भारतीय तो दुनिया भर में थे। ये भी कहा गया साथ ही अनुच्छेद 8 में कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, मतलब दुनिया भर के किसी भी देश में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आनुवांशिक तौर पर भारतीय है, उसके माता पिता या फिर उसके दादा परदादा कभी भारतीय रहे हों, तो वह भी भारतीय नागरिकता का अधिकारी है। बस उसके लिए उसको करना यह होगा कि जिस भी देश में वो रह रहा है वहां पर भारत का एक काउंसुलेट ऑफिस होगा, वहां पर जाकर वो अपने आप को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करा ले। और भारत अब स्वतंत्र हो चुका है, ऐसे व्यक्ति अब अपने देश, अपनी मातृभूमि में लौट आ सकते हैं। अब इसके बाद अनुच्छेद 9, और ये बहुत ही अहम अनुच्छेद है क्योंकि इसके तहत भारत में दोहरी नागरिकता समाप्त कर दी गई। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रचलन है। दोहरी नागरिकता हमारा संविधान प्रमाणित नहीं करता है और इसको लागू नहीं किया जाएगा। यहां पर कहा गया विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। मतलब कि आज कोई भी भारत का नागरिक है और वो किसी और देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आपका जो सद्भाव है, आपका जो बंधन है, वो एक ही संविधान के प्रति होना चाहिए, किसी और संविधान के प्रति नहीं। तो भारत दोहरी नागरिकता नहीं प्रचलित करता है। अब यहां तक लिखने के बाद संविधान सभा ने कहा कि बहुत हो गया काम, भाई बहुत सारे और महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर संविधान लिखा जाना है। तो इससे आगे भारत की संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि नागरिकता के लिए, भविष्य में नागरिकता के लिए अगर किसी कानून की जरूरत पड़े तो भारत की संसद पूर्णतया हकदायी है कि वो कानून बना सकती है। याद रखें अनुच्छेद 11 के संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। विधि द्वारा मतलब भारत की संसद एक कानून को अधिनियमित कर नागरिकता के कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 10 में यह उद्घोष कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब यह कि भविष्य में जो नागरिकता होगी वो किन कानूनों से प्रचलित होगी। तो जो भारत के संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं उन्हीं के द्वारा लोगों की नागरिकता को तय किया जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी जो हमने 5, 6, 7, 8 आर्टिकल देखे हैं, अनुच्छेद देखे हैं, ये आज लागू नहीं है। ये काफी हद तक अब इनका प्रभाव खत्म हो चुका है, निष्प्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि 1955 में भारत की संसद ने जो नागरिकता कानून है उसको पास कर दिया था। मतलब
उदाहरण के तौर पे देखें, कोई व्यक्ति आज पाकिस्तान से भारत आ जाए और यहाँ वीजा पे आने के बाद वो 6 महीने रहता है और फिर ये कहे कि देखो मैं तो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हूँ और 6 महीने यहाँ रहा हूँ, अब मुझे नागरिकता 2 देनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद थे जो हम 5, 6, 7, 8 देख रहे थे, ये उस वक्त के में एक समन्वय बैठाने के लिए था। और जो आज की नागरिकता है तो अनुच्छेद 10 कहता है वो भारत की संसद द्वारा प्रतिपादित कानूनों के द्वारा व्याख्यात की जाएगी, पुराने अनुच्छेदों के अनुसार नहीं। अब हम जब बात कर रहे हैं अनुच्छेद 11 की, तो अगला हमारा काम होगा कि भारत के संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता कानून का अध्ययन। अभी तक की बात में हमें याद ये रखना है, अनुच्छेद 5 में कौन भारतीय होंगे जो भारत में रह रहे हैं या भारत में जन्मे हैं, जिनके माँ बाप भारत में जन्मे थे। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले, यहां से पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस आ जाने वाले, और साथ ही में दुनिया भर में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी नागरिकता के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 9 जरूर याद रखेंगे, इसका संबंध हम आगे स्थापित करेंगे एक और अवधारणा से कि दोहरी नागरिकता को अलाउ नहीं किया गया है। अब जब अनुच्छेद 11 में भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो जो नागरिकता है उसके लिए कानून बना सकती है, तो इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाते हुए भारतीय संसद ने 1955 में एक कानून प्रतिपादित किया, अधिनियमित किया, जिसको कहा जाता है नागरिकता अधिनियम 1955। सबसे पहले ये याद रखें कि आज की नागरिकता जो रेगुलेट की जाती है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा की जाती है। अब इसमें मुख्यतः हमें याद रखने वाली बात यह है परीक्षा के उद्देश्य से कि इसमें आपको 5 आधार हैं जिन पर नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है और 3 आधार वो भी हैं जिस पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि आज के दौर में, आज के समय में किन आधारों पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहले 5 याद कर लेंगे। बहुविकल्पीय में कई बार अनेकों अनेक प्रश्न या फिर कहें तो अनेकों अनेक राज्यों के अंदर प्रश्न इससे पूछे जाते रहे हैं। पहला है जन्म से, फिर वंश के आधार पर, फिर है पंजीकरण के आधार पर, या फिर प्राकृतिक रूप से, या फिर क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। अब आते हैं इन सब के बारे में कि इसकी आगे के रूल क्या है, नियम क्या है। तो सबसे पहले देखें जन्म से। जन्म से में ये बेसिकली जन्म स्थान से संबंधित है, मतलब कि यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत देश की भूमि पर हुआ है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार हासिल होगा। परंतु इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ अपवाद भी शामिल हैं। जैसे भारत में जितने भी कोई विदेशी नागरिक यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई जर्मन महिला और उनके पति यहाँ पर आते हैं और सिर्फ यात्रा के उद्देश्य से, घूमने फिरने, सैर सपाटे के लिए। अब अगर उनको यहाँ पर उनको कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। और भारत में जितने भी और देशों के दूतावास यहां पर हैं, तो उन दूतावासों में अगर उन देशों के राजनयिक यहां पर काम कर रहे हैं तो उनको अगर यहां पर कोई बच्चे होते हैं तो उनको भी भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। वैसे हमें ये याद भी है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो कोई भी दूतावास होता है वो उस देश के कार्य क्षेत्र से या फिर कहें अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है। उस दूतावास पर जो आपकी भूमि है उसके कानून लागू नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर भारत के दिल्ली में अमेरिका का दूतावास है तो जो वो बिल्डिंग है, वो परिसर है, वो छोटा सा आप अमेरिका ही समझें, वहां पर अमेरिका के कानून लागू हो रहे होते हैं। अब इन अपवादों के बाद देखते हैं क्या नियम है जन्म स्थान से जुड़ी हुई नागरिकता प्राप्ति के बारे में। तो सबसे पहले याद रखें कि 1987 और 2004 में कुछ अहम बदलाव किए गए। अगर आपको ये वर्ष ना भी याद रहे तो चलेगा, आप इसका जो अंतिम रूप है वो याद कर लें। सबसे पहले 1987 में यह शामिल किया गया कि जो भी बच्चे भारत में पैदा होते हैं उनके मां या बाप दोनों में से एक का भारतीय होना जरूरी है। और उसके बाद 2004 में यह भी जोड़ा गया कि मां या बाप में से कोई भी अवैध प्रवासी ना हो भारत के अंदर। मतलब आज कोई बच्चा यहां पर पैदा होता है, एक तो मां या बाप में से एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, और अगर मां या बाप में से कोई भी अवैध प्रवासी है तो फिर उस बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों किया गया?
क्योंकि भारत अवैध प्रवासियों की समस्या से लंबे समय तक जूझता रहा है। यहां पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये ना सोचें ये विषय पढ़ते हुए कि भारत की नागरिकता के कानून तो बहुत सामान्य से होंगे और जो बहुत कठोर कानून होते हैं वो तो अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के होंगे। ऐसा नहीं है। बहुत नखरे हैं हमारे, हम आसानी से नागरिकता किसी और देश के नागरिकों को नहीं देते हैं, और दे भी कैसे दें। हमारे पास दुनिया के भूभाग का सिर्फ 2.3% है, और जो आबादी है, जो जनसंख्या है, ये वैश्विक आबादी की 17% से ज्यादा, 17% से ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे स्रोत हैं, वो हमारे लिए ही कम है। बाहर के लोग आएंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या याद रखेंगे जन्म स्थान से नागरिकता प्राप्ति के बारे में? माता या पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, और साथ ही में माता या पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी ना हो। अब आते हैं वंश के आधार पर। तो ये है आपका रक्त संबंध के आधार पर। तो किसी भी बच्चे के अगर माँ या बाप वो भारतीय हैं तो फिर उनके बच्चों को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब कहें कि जी दोनों में क्या फर्क है, और कोई अपने पर ही एग्जाम्पल ले ले, क्योंकि ज्यादातर हम वो लोग जो इस कक्षा में हैं शायद वही हैं कि माता पिता दोनों ही भारतीय हैं, अवैध प्रवासी नहीं है, और साथ में हमारा जन्म स्थान भी भारत ही है, भारत का कोई भूभाग। तो इन दोनों में से किस में? दोनों में ही जा सकते हैं। लेकिन ये जो वंश के आधार पे किया गया है, ये फिर जन्म स्थान से अलग कैसे है? तो एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आज कोई भारतीय दंपत्ति है, वो पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते ही तो नागरिकता नहीं मिलेगी, तो वहां पर किसी भी वीजा के आधार पे वो रह रहे हैं, और वहां पर अगर उनको बच्चा हो जाता है तो फिर वो जो बच्चा होगा वो भारत में तो नहीं जन्मा है, तो उसको किस आधार पर भारतीय नागरिकता दी जा सकती है? उसको दी जा सकती है वंश के आधार पर, चाहे उसका जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका है, परंतु क्योंकि उसके माँ बाप भारतीय हैं तो वंश के आधार पर उसको भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अगला है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण में बहुत सारी शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा करते हुए अनन्य व्यक्ति यहां पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे विवाह संबंधों पर आधारित, अगर कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक है भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है और फिर उसको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो फिर पहले वो यहां आएंगे भारत में और 7 वर्षों तक भारत रहेंगे, फिर उनको नागरिकता दी जाएगी। मतलब हमारी भारतीय संसद इतनी समझदार कि उन्हें 1955 में ही पता चल गया था कि 1984 में भारत को एक युवा प्रधानमंत्री मिलेगा, और वो युवा प्रधानमंत्री अपनी पत्नी भारत से नहीं वरन इटली से लेके आएंगे, और वो इटली से आई हुई सम्मानित महिला हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इलेक्शन भी लड़ेंगी और निर्वाचित होकर भारत की संसद की शोभा बढ़ाएंगी। हम बात कर रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी के बारे में। तो एक उदाहरण के तौर पे याद रखें कैसे मिली होगी इटली की नागरिक श्रीमती सोनिया गांधी जी को भारत की नागरिकता, तो वो इसी पंजीकृत के द्वारा मिली होगी। और इसमें और क्या क्या पंजीकरण के रास्ते हो सकते हैं, तो जैसे अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिक है, अगर वो भारत में 5 साल रहता है तो भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, भारतीय मूल का है तो 7 साल रहे फिर नागरिकता दी जा सकती है। तो इस तरह अलग अलग आधारों पर पंजीकृत होकर भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। आगे चलते हैं प्राकृतिक रूप से। यह मुझे बहुत विस्मित कर देने वाला है, प्राकृतिक रूप से भारतीय हो जाना, परंतु इसमें है भारत में एक लंबे समय प्रवास करना। और जब मैं कह रहा हूं एक लंबे समय, तो ये कुल मिलाकर है 12 साल। अगर हम इसको तकनीकी तौर पर देखें तो यदि कोई व्यक्ति 14 वर्षों के काल में 12 वर्ष भारत में रहता है तो फिर वो प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। और तकनीकी देखें, जिस दिन वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है कि मुझे प्राकृतिक रूप से भारतीय होने का हक दिया जाए, तो पिछले 12 महीने वो लगातार भारत में रहा हो और उससे पिछले 14 साल में कुल 11 साल वो भारत में रहा हो, मतलब बीच में आता जाता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल 12 सालों के बाद, प्रवास के बाद, किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। यहां पर यह भी याद रखें कि भारत सरकार चाहे तो प्राकृतिक रूप से नागरिकता देने की जो शर्तें हैं, जो 12 साल है, इसको खत्म कर सकती है और तुरंत मौके पर भी दे सकती है, 2, 4, 5 साल के बाद भी दे सकती है। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति ने विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया है तो उसके काम को सम्मान देते हुए भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे मित्र, इनकी तो तू तड़ाक होती है बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप से। अब ट्रंप जी का जो करियर है वो यूएस में कहीं ना कहीं खत्म माना जा रहा है और ईरान लगातार धमकियां दे रहा है कि मार देंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे नहीं मोदी जी मुझे सेव कीजिए और मैं आके यूपी के बलिया से इलेक्शन लड़ लूंगा और मुझे नागरिकता दिलवा दीजिए आप। तो कैसे नागरिकता दिलवाएंगे? हालांकि ये मजाकिया तौर पे मैं उदाहरण ले रहा हूं, बस याद रखने के लिए। तो याद रखें, उनको बुला लिया जाएगा और हो सकता है हवाई अड्डे पर उतरते ही प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता के रूल हैं, जो एक लंबा समय है, वो रद्द किया जाए और कहा जाए कि आपने तो विश्व शांति के लिए बहुत काम किया है, आपने तो किम जोंग उन को रोके रखा बहुत समय तक, और ये भी प्रतिपादित किया जा सकता है कि आपने रशिया को भी बहुत समय तक रोके रखा, आपके जाने के बाद उसने यूक्रेन पे हमला किया, तो आप तो विश्व शांति के दूत हो, आपको हम नागरिकता प्रदान करते हैं प्राकृतिक रूप से। ये भी भारत सरकार कर सकती है। आगे आते हैं क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो वहां के नागरिकों को भी, जो पहले तो भारत के नागरिक नहीं थे, पर जब भारत ने वो क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया तो फिर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर जब 1961 में हमने गोवा को भारत भूभाग में शामिल किया तो गोवा के रहने वालों को अरब सागर में तो नहीं फेंक दिया ना, या सबको ये तो नहीं कह दिया कि बैठो जहाज और जाओ पुर्तगाल। उनको भी भारतीय नागरिकता दे दी गई। इसी तौर पे हम सिक्किम की बात कर सकते हैं, दादर नगर हवेली दमन एंड दीव की बात कर सकते हैं, या पौंडीचेरी पुडुचेरी की बात कर सकते हैं। आज ये पुडुचेरी है। 5 आधार आप याद रखेंगे नागरिकता प्राप्त करने के लिए, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा प्रतिपादित हैं, संविधान के अनुच्छेदों द्वारा नहीं। जन्म स्थान से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि के रूप से। अब आते हैं, यदि किसी नागरिक की, भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त करनी हो तो आपके पास क्या आधार है? 3 ही आधार हैं। पहला स्वैच्छिक त्याग, दूसरा बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित कर देने द्वारा। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। अब आते हैं इस बात पे कि देखिए, स्वैच्छिक त्याग ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है, खुद से किया जाने वाला, पर जो आगे के 2 आधार हैं, बर्खास्तगी या फिर वंचित कर देना, यह सरकार द्वारा किया जाता है, व्यक्ति द्वारा नहीं। सबसे पहले स्वैच्छिक त्याग। याद रखें, कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से भारतीय नागरिक का त्याग कर सकता है। आमतौर पर हर जिले में एक पंजीयन कार्यालय होता है, वहां जाइए, फार्म मिलेगा, भर दीजिए, भारतीय नागरिकता का आप त्याग खुद से भी कर सकते हैं। परंतु आगे देखें तो बर्खास्तगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखेंगे, क्योंकि यहां पर भारतीय संसद के कानून में प्रतिपादित किया गया है अनुच्छेद 9 भारतीय संविधान वाला, मतलब दोहरी नागरिकता नहीं होगी। जैसे बर्खास्तगी का एक ही आधार है, यदि कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। मैं फिर से ये पॉइंट उठाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में और साथ ही नागरिकता अधिनियम 1955 दोनों के द्वारा दोहरी नागरिकता नहीं प्रदान की गई है, एकल नागरिकता की बात की गई है। अब आते हैं वंचित करने द्वारा। अब इसमें भी बहुत सारे आधार हैं जिस पर किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए किसी ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की, परंतु बाद में यह पता चला कि उसने झूठे दस्तावेज देकर या फिर किसी बात को छुपाकर जो उसको बतानी चाहिए थी, उस आधार पे भारतीय नागरिकता ले ली। जैसे हमने अभी बात की थी कि विवाह संबंधों के आधार पर भारतीय नागरिकता ली जा सकती है। बाद में पता चला कि विवाह तो संपन्न हुआ ही नहीं था, उसके सारे कागज झूठे तैयार किए गए थे। तो ऐसे आधार पर उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को वंचित कर देने के आधार पर उससे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसी के अलावा यदि कोई व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिकता ली है लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी और देश में उसको 2 वर्ष से ज्यादा का कारागार हो गया है, और ये 2 वर्ष का कारागार कब होना चाहिए? जब उसने भारतीय नागरिकता ली 5 साल के दौरान, मतलब जब भारतीय नागरिकता ले रहा है इसके बाद 5 साल में, 5 साल के समय में यदि किसी दूसरे देश में उसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो भी भारतीय नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरह विभिन्न आधार हैं जिससे किसी व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को, उसकी नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। अंत में याद क्या रखना है? 5 आधार प्राप्ति के और 3 आधार अप्राप्ति के या फिर समाप्ति के।
फिर से याद करा दूं, जन्म से वंश के आधार पर पंजीकरण, प्राकृतिक रूप से क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और समाप्ति स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचित करने द्वारा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में ज्यादातर जो फोकस होता है वो जो हमने अभी चर्चा की है इसी के ऊपर आधारित होता है, या फिर सिर्फ ये जो चार्ट हमने बनाया है इसी के आधार पर ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे मुझे एक हिमाचल प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी उसमें यही 4 आधार दिए गए थे और एक कुछ भी अपनी मनमर्जी से लगा दिया था कि कौन सा नहीं है। तो इस आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी के अंदर। अब चलते हैं आगे और समझते हैं इसी विषय से जुड़े कुछ समसामयिकी के बारे में। 2 बिंदुओं को समझेंगे। पहला है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और दूसरा है जनसंख्या अधिनियम संशोधन 2019, और ये विख्यात है एनआरसी के नाम से और दूसरा सीएए के नाम से। इनके अंग्रेजी नाम बहुत ज्यादा प्रचलित हुए और क्योंकि बहुत सारे प्रदर्शन, प्रतिरोध भी हुआ था, विरोध हुआ था इन दोनों ही अवधारणाओं का 2019 के दौरान, 2020 की सर्दियों के दौरान। तो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और दूसरा सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। सबसे पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में समझ लेते हैं। अब ये जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, ये शब्द अपने आप को सही तरह से परिभाषित नहीं करता है। जैसे सुनने पर तो ये लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पर एक नागरिक रजिस्टर को बनाया जा रहा है, मतलब देश लेवल पे एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सभी नागरिकों के नाम दर्ज किए गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में याद रखें, यह सिर्फ और सिर्फ आसाम में लागू है। इसकी अवधारणा अभी तक भारत के किसी और राज्य में लागू नहीं की गई है। राजनीतिक तौर पर बात करें तो यह मांग जरूर है कि भारत के अन्य राज्यों में इसको लागू किया जाए। कुछ पक्षों की मांग है और भारत सरकार भी बीच में इस तरह के वक्तव्य दे रही थी, खासकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के भारत के अन्य राज्यों में या फिर देशव्यापी एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाया जाएगा, बट अभी तक इसको लेकर कोई संतुति नहीं की गई है। अब समझ लेते हैं सिर्फ आसाम में है, और यह भी याद रखें 1951 से ही है, आज का अवधारणा नहीं है। 1951 से ही इस तरह की अवधारणा आसाम में चली आ रही है। तो इसकी पहले जरूरत क्या पड़ी? देखें, आसाम जो है ये बहुत पुराने समय से अवैध प्रवास की समस्या से जूझता रहा है। जब ये, और सिर्फ आज़ाद भारत की बात नहीं है, जब अंग्रेजी राज के दौरान भी अंग्रेजों ने असम के आसपास के क्षेत्रों में टी, कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी के बागान वगैरह तैयार करने शुरू किए, तो बहुत सारे देश के अन्य हिस्सों से बहुत सारे मजदूरों को वहां पर ले जाया गया। और क्योंकि असम में भूमिपुत्र की अवधारणा काफी मजबूत है, तो असम के पुराने रहने वालों ने कहा कि असम से बाहरी लोग हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी, भारत के आज़ाद हो जाने के बाद भी, पूर्वी पाकिस्तान से और उसके बाद उसी इलाके को जब बांग्लादेश बना, तब भी वहां से बहुत सारे अवैध प्रवासी आसाम में दाखिल होते रहे। तो आसाम के लोगों की एक ये मांग कि प्रवासियों को यहां से बाहर कर दिया जाए। और ये सिर्फ बांग्लादेशी या पूर्वी पाकिस्तानी प्रवासियों के बारे में बात नहीं करते थे, ये वरन जो भारत के विभिन्न राज्यों से भी लोग आसाम में रहने गए हैं उनको भी बाहर करने की बात करते थे। अब इसके लिए फिर राजीव गांधी और असम फिर एक अकॉर्ड भी साइन किया गया था। परंतु जो इसका आज का स्वरूप है उसको समझ लेते हैं, जहां से हमें प्रश्न आ सकता है। तो अगली जो आपको एक तिथि नोट करनी है वो है 24 मार्च 1971। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अवधारणा आज ये कहती है कि जो भी व्यक्ति आसाम में रह रहे हैं उनको अपने आसाम में रहने के दस्तावेज सरकार के पास जमा कराने होंगे कि वो 24 मार्च 1971 से पहले आसाम में रह रहे हैं। मतलब कोई वोटर आईडी कार्ड ले आए, कोई जमीन के कागज हो सकते हैं, पर ये बताएं कि जो भी व्यक्ति हैं या उनका परिवार, उनके माता पिता, उनके दादा दादी 24 मार्च 1971 से पहले आसाम में रह रहे हैं। अगर ऐसे कागज वो जमा करा देते हैं सरकार के पास, तो उनका नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में लिख लिया जाएगा। और अगर ऐसा कागज वो जमा नहीं कराते हैं तो फिर उनको संदेहास्पद मत वाला व्यक्ति मान लिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं डाउटफुल वोटर। मतलब अगर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में उसका नाम नहीं है तो कम से कम उसको नागरिक के तौर पर नहीं माना जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी नागरिकता वगैरह रद्द कर दी जाएगी, परंतु आसाम का नागरिक नहीं माना जाएगा। अभी तक अवधारणा सिर्फ इतनी है। उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको कहां भेजा जाएगा, देश निकाला दिया जाएगा,
या फिर किसी जेल में रखा जाएगा, इसके ऊपर अभी कानून कोई बात नहीं करता है। तो एक तो है अवधारणा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की, और मैं फिर से बता दूं कि ये देशव्यापी नहीं है। हालांकि भारत के गृह मंत्री ने कहा था कि बहुत जल्द देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आएगा, पर अभी तक ऐसी कोई संतुति नहीं की गई है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जनसंख्या अधिनियम संशोधन 2019। तो जो हमारा अभी हम जनसंख्या अधिनियम 1955 पढ़ रहे थे, उसी में संशोधन किए गए हैं। क्या संशोधन किया गया है? सीधे तौर पे 3 देशों का नाम और फिर 6 धर्मों का नाम और उनके लिए कुछ प्रावधान। 3 देश याद रखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। और इन देशों से जो भी व्यक्ति भारत आए हैं और वो हैं हिंदू धर्म से संबंधित, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म से संबंधित, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, और खासकर जो तिथि याद रखनी है वो क्या, कि यदि ये व्यक्ति आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो ऐसे व्यक्तियों को पहली बात तो अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अवैध प्रवासी की शर्त खत्म कर दी गई है। चाहे वो अवैध प्रवासी के तौर पर ही आए हैं, परंतु उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और दूसरा, प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता पाने के लिए इन व्यक्तियों के लिए जो समय है उसको 12 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। तो कहने का कुल मतलब ये कि ऐसे व्यक्ति को 2019 में आसानी से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 2014 की तारीख है, इससे पहले आने चाहिए। 2014 से 19 आते आते तो पहले ही 5 साल हो चुके हैं। जैसे ही ये कानून प्रतिपादित होगा या हुआ, तो ऐसे लोग भारतीय नागरिकता के हकदार बन गए थे, अधिकारी बन गए थे। अब इसके कुछ और पहलुओं के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले जब ये कानून आ रहा था तो भारी विरोध देखने को मिला, सड़क से लेकर संसद तक। तो एक आघात जो इस कानून के ऊपर विपक्ष या फिर बाकी लोगों ने किया वो ये था कि देखिए, इसमें सब में धर्मों के अंदर इस्लाम को शामिल नहीं किया गया है। मतलब यदि कोई व्यक्ति इन देशों से आता है जो इस्लाम से संबंधित है, तो उसको इस संशोधन कानून का फायदा नहीं मिलेगा। अब भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, तो कैसे हम धर्म पर आधारित कानून बना सकते हैं, या फिर धर्म के आधार पर हम कैसे कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कर सकते हैं। तो काफी हंगामे का विषय था, परंतु यह याद रखा जाए कि संसद में भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी और यह कहा था कि देखिए, पहले तो ये तीनों ही जो हैं वो इस्लामिक देश हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और यहां पर ये जो धर्म के आधार पर कम गिनती लोग हैं, तो ये वहां पर धर्म के आधार पर प्रताड़ना के शिकार हैं, इनको मारा जा रहा है वहां पर। और इस वजह से जो भी लोग 2014 से पहले भाग कर कहने भारत आए हैं, तो हम उनको संरक्षित करना चाहते हैं, भारत की विश्वव्यापी अवधारणा में शामिल करना चाहते हैं। तो हम तो एक तरह से मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब क्योंकि ये खुद इस्लामिक देश हैं, तो भारत सरकार का कहना था कि इस्लाम को इसीलिए इसमें नहीं शामिल किया गया है कि यहां पर इस्लाम को धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। तो काफी लोगों ने यह कहा कि देखिए, जो भारत सरकार और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तो अंजेला मर्केल जैसी दृष्टि लेकर चल रहे हैं, दूरदृष्टि लेकर चल रहे हैं। मतलब ये जब सीरिया में वो रिफ्यूजी क्राइसिस आया था, जब सीरिया युद्ध की वजह से सीरिया के बहुत सारे लोग मेडिटेरेनियन समुद्र के रास्ते यूरोप के अन्य मुल्कों में दाखिल हो रहे थे, तो यूरोप के देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और बहुत सारे सीरियाई लोग मेडिटेरेनियन समुद्र में डूबकर मर रहे थे। वो एक छोटे से बच्चे की तस्वीर याद होगी, लाल टी शर्ट पहनकर औंधे मुंह रेत में मिला था। वो ऐसा ही एक प्रवासी बच्चा था। लेकिन इसी दौरान जर्मनी की अंजेला मर्केल खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि हॉलोकास्ट, जो मानव जाति की प्रताड़ना है, वो सबसे ज्यादा जर्मनी ने झेली है हिटलर के समय में। तो हम अपने पीछे एक ऐसा देश, एक ऐसी सभ्यता छोड़कर नहीं जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कि वो हमसे सवाल करें, जब मानवता मेडिटेरेनियन समुद्र में डूबकर मर रही थी तो जर्मनी ने अपने दरवाजे क्यों बंद रखे। हम भी खोलते हैं और यूरोप के बाकी देशों से भी रिक्वेस्ट की कि आप भी कुछ लोगों को अपने यहां पर सम्मिलित कीजिए। तो इसी आधार पर भारत जो प्रताड़ित लोग हैं, इन 3 देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोग हैं, उनको अपने यहां पर नागरिकता दे रहा है। इसमें एक छोटी सी बात और कि कुछ लोगों ने इसको और भी जो क्रिटिसाइज किया वो इस बात पे किया कि देखिए, ऐसा नहीं है, इन देशों में भी जो है
इस्लाम के तौर पर कुछ समुदायों को प्रताड़ित किया जाता है, जैसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर अहमदियां हैं या हज़ारा हैं, उनको इस्लाम खुद ही मार रहा है। पर यहाँ पर यह याद रखें कि भारत की जितनी क्षमता है हम उस आधार पर मानवता के लिए काम करेंगे, उतने लोगों को सम्मिलित करेंगे। और हाँ, जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि भारत पंथ निरपेक्ष होते हुए कैसे धर्म के आधार पर कानून बना सकता है और साथ ही धर्म के आधार पर कुछ समुदायों को कुछ फैसिलिटीज लेने से मना कर सकता है। तो याद रखें, कानून के समक्ष बराबरी का यह मतलब नहीं है कि सभी के लिए एक ही कानून बनेगा। याद रखें, युक्ति युक्त वर्गीकरण किया जा सकता है। लोगों में वर्गीकरण किया जा सकता है ताकि एक जैसे परिस्थितियों में जो व्यक्ति हैं उनके लिए अलग कानून और दूसरी परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए अलग कानून आए, और वो युक्ति युक्त वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में भी समाहित है। तो संविधान की दृष्टि से ऐसा कुछ गलत नहीं है। अब इससे आगे चलते हैं। हम इन दोनों चीजों को समझ चुके हैं अच्छे से कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर क्या है, तो ये आसाम की बात है और 24 मार्च 1971 की तारीख याद रखिएगा। और इसके अलावा जनसंख्या अधिनियम संशोधन, ये तो धर्म के आधार पर प्रताड़ित कुछ लोगों को नागरिकता देने की बात करता है। अब आते हैं एक अगली कंसेप्ट की तरफ, भारतीय मूल के व्यक्ति और साथ ही विदेशी भारतीय नागरिक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, और विदेशी भारतीय नागरिक मतलब OCI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और साथ ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये दो अवधारणाएं क्या हैं, और खासकर विदेशी भारतीय नागरिक वाली, क्योंकि ये भी शब्द युग्म अपने आप को सही से परिभाषित नहीं कर रहे हैं। आते हैं बात पर भारतीय मूल के व्यक्ति। तो साल 2002 में भारत सरकार ने और खासकर गृह मंत्रालय ने यह एक स्कीम शुरू की थी कि दुनिया भर के देशों में जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनसे पहचान करें और उनसे पारस्परिक संबंध बनाना शुरू करें। और यह रखा गया कि दुनिया भर के देशों में जो भी लोग हैं जिनकी 4 पीढ़ी में कोई भारतीय रक्त है, मतलब भारतीय से संबंध है, किसी के माता पिता में से कोई, दादा परदादा में से कोई अगर भारतीय थे तो उनको भारतीय मूल का माना जाएगा। एक याद रखें, 4 पीढ़ी का सिद्धांत दिया गया। अब ऐसे तो पीछे कितना ही जाएंगे, 4 पीढ़ी तक हम देखते हैं। तो ऐसे लोगों से जरा कुछ संबंध बनाए जाए। अब इस स्कीम का कोई बहुत ज्यादा उत्साहपूर्वक हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। बहुत पुराने गए हुए लोग थे, उतने उत्सुक नहीं थे भारत में आने जाने के लिए, क्योंकि इनके लिए एक सुविधा यह भी थी कि 15 साल के लिए इनको वीजा के बिना भारत में आने की जाने की इजाजत रहेगी। 15 साल के लिए आप कभी भी भारत आ जा सकते हैं, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह जरूर याद रखा जाए कि जब हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये राष्ट्रीयता के आधार पर भारतीय हो सकते हैं, परंतु अब ये किसी और देश के नागरिक हैं। अब ऐसी ही अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए 2003 में एक और स्कीम आई, जिसको 2005 में संशोधन के द्वारा अब कानून ही बना दिया गया है। तो यह बनाया गया विदेशी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से गए हैं और अब किसी और देश के नागरिक हैं। मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद बाहर जाने वाले और किसी और देश के नागरिक हो जाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। देखा जाए तो विदेशी भारतीय नागरिक भी हैं तो भारतीय मूल के ही, परंतु एक तो ये 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत से बाहर गए हैं और किसी और देश के नागरिक हो गए, या इनके बच्चे हो सकते हैं, मतलब वो सारे का सारा परिवार आप देख लेंगे। अब इनके साथ क्या है कि 2005 में इसको कानून ही बना दिया गया। अच्छा, इसमें यह भी बात याद रखें कि जब हम बात करते हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों को, तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके लोगों को ये सुविधा नहीं दी जाती है कि वो अपने आप को भारतीय मूल के व्यक्ति के तौर पर पंजीकृत कर सकें। परंतु यहां पर हम देखें विदेशी भारतीय नागरिक, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी, इसके अलावा बाकी देशों को दे सकते हैं। अब यहां पर क्या बात है कि विदेशी भारतीय नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं हैं, तो याद रखें इनको जीवन पर्यंत भारत में बिना वीजा के आने जाने की इजाजत है। तो ये कभी भी भारत आ जा सकते हैं, इनको किसी वीजा की जरूरत नहीं है, यहां पर लंबे समय तक रह सकते हैं। और फिर विदेशी भारतीय नागरिक नियमों के द्वारा कुछ और भी
सुविधाएं इनको प्राप्त हैं भारत के अंदर। तो सबसे पहले अवधारणाओं को समझ लेंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है और इसी के साथ में विदेशी भारतीय नागरिक कौन है। यहीं पर मैं एक बात बहुत क्लियर तरह से बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कह तो रहे हैं विदेशी भारतीय नागरिक, तो ऐसा लग रहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक, पर ये भारतीय नागरिक नहीं है, क्योंकि हम दोहरी नागरिकता नहीं प्रतिपादित करते हैं। ये जरूर याद रखा जाए, ये वो व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के तो हैं पर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी देश गए और वहां की नागरिकता ले चुके हैं। ये भारतीय नागरिक नहीं है। हालांकि नागरिकों जैसी कुछ सुविधाएं इनको दी जाती है, जिसमें से एक ये है कि जीवन पर्यंत आप बिना वीजा के भारत आ जा सकते हैं। ये वही दौर थे साल 2002 का, 2003-05 का, जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसी शुरुआत हुई थी, जब भारत विश्व पटल पर अपनी साख बनाने के लिए बहुत सारे उपक्रम कर रहा था। तो एक था जनता के बीच में सीधा पारस्परिक संबंध, तो इन सारे संबंधों को आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की दिशा में भी एक अहम कदम के तौर पर देख सकते हैं। अब आते हैं अपनी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के ऊपर, और इससे भी सवाल अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मुझे इस वक्त हरियाणा राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षा की याद आ रही है, जिसमें सीधा सवाल इसी नियम के ऊपर था। तो अब नियम क्या है? विदेशी भारतीय नियम मार्च 2021 में बनाए गए। जैसा हम जानते हैं कि जो कानून लाए जाते हैं वो मोटे तौर पर होते हैं, और कानूनों में जो सुविधाएं दी जाती हैं वो लोगों तक सरलता और तरलता से पहुंच सके, इसके लिए जो भारत सरकार है वो नियम बनाती है। तो कानूनों को बहुत सारे नियमों के द्वारा लागू किया जाता है। अब इसमें आते हैं कि जो भी विदेशी भारतीय हैं या विदेशी भारतीय नागरिक हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको कौन कौन सी सुविधाएं भारत में प्राप्त होंगी, कौन सी नहीं होंगी, और कौन सी वो अनुमति से अधिकारी होंगे अलग अलग सुविधाओं के। तो 3 हम वर्गों में इसको समझ सकते हैं। कुछ ऐसी सुविधाएं जो सीधे ही सिर्फ विदेशी भारतीय नागरिक का कार्ड अगर उनके पास है तो उससे उनको मिल जाएंगी, और साथ ही कुछ अनुमति से वो काम कर पाएंगे, और कुछ प्रतिबंधित हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं पर इनको वो सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। सबसे पहले आते हैं कि सीधे तौर पर क्या क्या सुविधाएं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भारत में हासिल होंगी। तो एक तो ये याद रखें, जो हमने अभी पीछे बात की थी कि जीवन पर्यंत भारत में कभी भी आ जा सकते हैं, उसके लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। और साथ ही में एक होता है FRRO अधिकारी, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अधिकारी। तो अगर किसी विदेशी नागरिक को जो वीजा पे यहाँ पे आया है, अगर 180 दिन से ज्यादा वो भारत में रहता है तो उस अधिकारी के पास अपने आप को पंजीकृत कराना होता है। इस नियम से भी छूट दी गई है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को। मतलब ये 180 दिनों से ज्यादा भी अगर भारत में रहते हैं तो FRRO के पास अपने आप को पंजीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना पंजीकृत के आप लंबे समय तक भारत में रह सकते हैं। दूसरी तरफ आए तो कुछ व्यवसाय हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, वकील या फिर अधिकार प्राप्त लेखाकार, अंग्रेजी में चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। इसी के अलावा आर्किटेक्ट, वास्तुकार, शिल्पकार आप कह लें, और दत्तक ग्रहण, ये जरूर याद रखें। मतलब ये तो हो गए आपके कुछ पेशे जो यहां पर ये कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और इसी के साथ याद रखें, दत्तक ग्रहण मतलब गोद लेने का अधिकार भी दे दिया गया है। याद रखें, भारत में विदेशियों को गोद लेने का अधिकार अभी कानून के जरिए प्राप्त नहीं है, परंतु ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं, इनको अब भारत में गोद लेने का, बच्चे गोद लेने का अधिकार दे दिया गया है। और साथ ही शैक्षिक संस्थानों में दाखिले का अधिकार, मतलब भारत के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जो आमतौर पे परीक्षाएं ली जाती हैं और उन परीक्षाओं के बाद जो दाखिले दिए जाते हैं, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बच्चे या फिर कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर है तो वो भी भारत के शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं उनमें बैठ सकता है और फिर भारत के शैक्षिक संस्थानों में दाखिला भी ले सकता है। अब आते हैं दूसरी तरफ के अनुमति से कौन कौन सी गतिविधि का अधिकार इनको प्राप्त है। तो याद रखें, और सबसे अहम, सबसे जरूरी, धर्म प्रचार। अच्छा, इसमें शब्द भी ऐसे यूज किए गए हैं जिन पे हमें कई बार शंका होती है। जैसे कहा गया है मिशनरी वर्क या फिर तबलीगी वर्क।
तो अब ये सारे शब्द धर्म प्रचार से जुड़े हुए हैं। तो याद रखें, अनुमति के द्वारा कोई भी विदेशी भारतीय नागरिक भारत में धर्म प्रचार की गतिविधि कर सकता है। इसके अलावा पर्वतारोहण भी कर सकता है, माउंटेनियरिंग। इसके अलावा पत्रकारिता का पेशा भी कर सकता है। यहां पर यह जरूर याद रखें कि जो दूसरे पेशों की हम बात कर रहे हैं, वो सीए का हो, वकील का हो, डॉक्टर नर्स का हो या दंत रोग विशेषज्ञ का हो, वो बिना अनुमति के यहां पर कर पाएंगे। लेकिन जो पत्रकारिता का व्यवसाय है, यह सिर्फ अनुमति से ही कर पाएंगे। भारत सरकार की अनुमति चाहिए उसके लिए। और इसी के साथ कोई भी शोध का काम अनुमति से यहां पे कर सकते हैं, रिसर्च जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। और इसी के अलावा प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाना, मतलब हम देखते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जहां पर जाने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए होती है, तो वहां पर भी ये जा सकते हैं। बट जैसे भारत के अन्य नागरिकों को अनुमति चाहिए, वैसे ही ये भी अनुमति से वहां पर जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे खास चीज पर, क्या काम ये जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंधित है। वो है कृषि योग्य भूमि नहीं ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर याद रखें, रहने के लिए कोई घर ले सकते हैं लेकिन कृषि योग्य भूमि नहीं ले सकते हैं। दूसरी तरफ मतदान का अधिकार नहीं होगा। मैं अपनी बात को फिर पुख्ता तौर पर उठाना चाहता हूं कि जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं ये भारतीय नागरिक नहीं हैं। तो वो इससे भी साबित होता है कि मतदान का अधिकार नहीं है। अच्छा, ये भी याद रखें, परीक्षा में इस तरह से बड़ा एक लुभावना सा कथन बना देते हैं, कह देंगे कि विदेशी भारतीय नागरिक पोस्टल बैलेट के द्वारा मताधिकार कर सकते हैं या प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं। ऐसी चीजों के जाल में नहीं फंसना है। मतदान का अधिकार इनके पास नहीं है, ये मताधिकारी नहीं है क्योंकि भारत के नागरिक भी नहीं है। और साथ ही सरकारी नौकरियों में भी ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सरकारी नौकरी का भी अधिकार इनके पास नहीं है। सो इन 3 खंडों में अगर हम इसको याद रखेंगे तो कम से कम जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हमारी जद से बाहर नहीं होगा। आज की कक्षा के मुख्य बिंदु एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने नागरिकता को समझा है, भाग 2 को समझा है, नागरिकता और राष्ट्रीयता के फर्क को भी समझा है, और इसके बाद संविधान में प्रतिपादित जो अनुच्छेद हैं, जैसे जब भारत का संविधान लागू होगा तो भारत के नागरिक कौन होंगे, इसके अलावा पाकिस्तान से भारत आने वाले, यहां से पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस आ जाने वाले, दुनिया भर में भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता का अधिकार क्या होंगे। अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता नहीं है। अनुच्छेद 11 जिसमें भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के लिए कानून प्रतिपादित कर सकती है, और साथ ही ये कि आज की नागरिकता जो है वो भारत की संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा रेगुलेट की जाती है। और इसके बाद हमने कुछ और तथ्य और अवधारणाएं देखी नागरिकता से जुड़ी हुई, जैसे हमने समझा एक तो एनआरसी का कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में, और ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो कि था नागरिकता अधिनियम 1955 का 2019 में संशोधन। उसके द्वारा 3 इस्लामिक देशों से 6 धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को भारत में नागरिकता देने का नियम। और इसके बाद हम समझ चुके हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों की अवधारणा और साथ ही विदेशी भारतीय नागरिकों की अवधारणा। फिर से याद करा दूं, ये भारतीय नागरिक नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।